हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज है 24 जून शनिवार। हिंदी तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। मघा नक्षत्र, योग है सिद्ध योग, पूर्ण रात्रि तक है। चंद्र सिंह राशि में है। राहु काल 8:53 से लेकर के 10:38 तक। अभिजीत मुहूर्त है 11:55 से 12:51 से 17 तक। दिशा शूल है पूर्व दिशा। शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार की। आज देश दुनिया की खबरें शुरू करते हैं। झांसी सूरत एक्सप्रेस में जिंदगी का एक मामला सामने आया है। दुष्कर्म में नाकाम रहने पर कुछ मनचले युवकों ने महिला और उसके रिश्तेदार युवक को ग्वालियर के पास बिलौआ के जंगल में चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। दरिंदगी के बाद बेहोश महिला को उसके रिश्तेदार ने बड़ी मुश्किल से अस्पताल पहुंचाया। 10 घंटे बाद उसे होश आया। दोनों का इलाज चल रहा है। झारखंड निवासी युवक 22 वर्षीय किसी काम से महिला रिश्तेदार 32 वर्षीय के साथ लखनऊ आया था। वे मंगलवार रात को 19:54 मुजफ्फरपुर सूरत एक्सप्रेस से के जनरल कोच में सवार होकर गुजरात के लिए रवाना हुए। रात 10 बजे 3 युवक उसके पास आकर बैठ गए और अभद्रता करने लगे। महिला का वीडियो बनाने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी। पीछा छुड़ाने के लिए दोनों ट्रेन के गेट के पास आकर बैठ गए। मनचले वहां भी आ गए और महिला से दुष्कर्म की कोशिश की। विरोध करने पर दोनों को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। ग्वालियर के एसएसपी राजेश सिंह चंदेल ने बताया कि बदमाशों की तलाश के लिए 2 टीमें बनाई गई। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि जब ट्रेन में स्क्वाड चलता है उसके बाद भी इस प्रकार की दरिंदगी होती है। आखिर क्या स्क्वाड क्या काम है और क्यों नहीं ये लोगों की सुरक्षा हो पाती है। इस पर जीआरपी को ज़्यादा ध्यान देना होगा। लखनऊ कानपुर में आयकर विभाग ने 45 ठिकानों पर छापे मारे। 1200 करोड़ रुपए के लेन देन के जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। आयकर विभाग की बृहस्पतिवार सुबह कानपुर के सोना व चांदी के बड़े कारोबारी राधा मोहन परसोत्तम दास के कानपुर, लखनऊ, दिल्ली और कोलकाता में एक साथ 45 ठिकानों पर छापा मारा गया। कार्रवाई में 1200 करोड़ रुपए के कारोबारी लेन देन के दस्तावेज कब्जे में लिए गए। करीब 300 अधिकारी सुबह 7:30 बजे से लखनऊ में कारोबारियों के अमीनाबाद चौक, महानगर, गोमती नगर, मोती नगर, गोखले मार्ग स्थित प्रतिष्ठान एवं आवास को खंगाल रहे हैं। चौक में चाँद चांदी की रिफाइनरी कारोबारी अमित अग्रवाल, कारोबारी लोकेश अग्रवाल, अमीनाबाद के जवेरी ज्वेलर्स के रमेश खन्ना, ऋषि खन्ना के कारोबार स्थल पर घरों पर छापेमारी चल रही थी। इन कारोबारियों के घर अमीनाबाद, गणेशगंज चौक, मोती नगर, गोखले मार्ग, गोमती नगर में हैं। सूत्रों के अनुसार कारोबारी आयकर चोरी व आयकर चोरी के इरादे से कच्चे पर्चे से सोना बेच रहे थे। सूत्रों के बताया कि अमीनाबाद चौक, महानगर में अफसरों की जांच के दौरान भारी तादाद में नकदी व मोदी बाइडेन की दोस्ती ऐतिहासिक बनने की ओर है। भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान को सख्त हिदायत दी है कि वो सुनिश्चित करे कि उसकी जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच गुरुवार वाशिंगटन में हुई द्विपक्षीय वार्ता में आतंकवाद और कट्टरता के बढ़ते खतरे पर काफी विस्तार से बात हुई। इस वार्ता के बाद दोनों देशों की तरफ से जारी संयुक्त बयान में आतंकवादी गतिविधियों को सरकारी नीति के तौर पर बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को सख्त शब्दों में समझाया गया कि उसे इन गतिविधियों को रोकना होगा। भारत और अमेरिका के इस रुख से अंदरूनी झंझावत में फंसे पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इमरान खान ने संयुक्त बयान के आधार पर शहनवाज सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को अप्रासंगिक बना दिया गया है। पाकिस्तान मीडिया ने भी भारत और अमेरिका के संयुक्त बयान को काफ़ी कवरेज दिया है। 2021 में मोदी और बाइडेन की पहली द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान के बाद पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन गुरुवार को जारी संयुक्त बयान में पाकिस्तान को सीधे तौर पर नाम लिया गया। उसमें कहा गया कि भारत और अमेरिका वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एक साथ हैं और हर तरह से आतंकवाद और कट्टरवाद की निंदा करते हैं। मोदी और बाइडेन के संयुक्त राष्ट्र के तरफ से घोषित अल-कायदा, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के खिलाफ ठोस कदम उठाने की अपील करते हैं। दोनों नेताओं ने सीमा और आतंकवाद के कड़े शब्दों में निंदा की। दोनों नेताओं ने मुंबई हमले, पठानकोट हमले और दोषियों को सजा दिलाने की भी मांग की। दोनों देशों की सरकारों व आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तहत और ज़्यादा सहयोग करने की बात कही है। पीएम मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रपति बाइडेन से बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसके बाद अमेरिकी संसद के संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए
आतंकवाद का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। मोदी ने कहा 2001 में अमेरिका और 2008 में मुंबई पर घातक आतंकवादी हमले समय बीत जाने के बावजूद आतंकवाद और कट्टरवाद एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इस विचार के लोग रूप बदलते रहते हैं। आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे निपटने में कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों और उसका निराश करने वालों से निपटना होगा। बिखरा हुआ विपक्ष एकजुटता का जितना प्रयास करे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पर ऐसा लगता है कि कुछ उलट-पुलट चल रहा है। पटना विपक्षी दलों की महाबैठक में भी मतभेद दिखने लगे हैं। विपक्षी एकता के अभियान में आम आदमी पार्टी ने स्वयं को अलग कर लिया है। केंद्र के अध्यादेश को लेकर कांग्रेस में चुप्पी से नाराज होकर आपने ये कदम उठाया है। ये शर्त पर डटे हुए हैं कि जब तक कांग्रेस दिल्ली अध्यादेश के विरुद्ध प्रदर्शन में की घोषणा नहीं करती, उनके लिए इसमें शामिल होना कठिन होगा। यही कारण रहा कि पटना में 15 दलों की महाजुटान की बैठक में नाराज होकर केजरीवाल निकल गए। इसके बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान और सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह भी प्रेस का वार्ता में नहीं दिखे। बाद में पार्टी ने फेसबुक पेज पर बयान जारी कर कहा कि आपके लिए समान विचारधारा वाले दलों के भविष्य में होने वाली बैठकों भाग लेना मुश्किल होगा, जिसमें कांग्रेस हिस्सा ले रही होगी। केजरीवाल की इस तेवर से विपक्षी एकजुटता की इस पहली बैठक में ही चिन्ह लग गया है। इससे पहले महाबैठक में सहभागी विपक्षी दलों ने एक स्वर में 2024 में रोड मैप की पर सहमति जताई थी। ये तय हुआ था कि एकजुटान होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपने को अलग कर केजरीवाल ने एकजुटान की आशंका को बल दे दिया है, जबकि ये आप सहित 15 दलों की सहभागिता वाली महाबैठक में पूरे समय उपस्थित रहे। नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई महाबैठक में कांग्रेस की महत्वपूर्ण उपस्थिति रही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी स्पष्ट कहा कि सभी राज्यों के लिए अलग अलग ढंग से काम करना होगा। राहुल गांधी ने साफ किया कि हमें लचीलापन अपनाते हुए काम करना होगा। सीएम आवास पर 3 घंटे चली महाबैठक में तय हुआ कि विपक्षी एकजुटता की इस पहल को और विस्तार देने के लिए 10 से 12 जुलाई के बीच शिमला में बैठक होगी। यहीं तय होगा कि कहां किस दल को आगे करना है और कहां किस दल को लड़ाना है। क्या देश का गौरव है। अमेरिकी संसद के अंदर मोदी का जादू चल रहा है। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान मोदी मोदी के नारे हर जगह लगते हैं, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस में उनके भाषण ने तो उनकी लोकप्रियता की एक अलग ही झलक दिखा दी। लगभग 1 घंटे का उनका संबोधन विचारों के महत्व के साथ ही तालियों, स्टैंडिंग ओवेशन और अमेरिकी सांसदों में सेल्फी ऑटोग्राफ लेने के लिए लगी होड़ की खातिर भी याद किया जाएगा। कैपिटल हिल बिल्डिंग की पहली बार भारतीय समुदाय के लोगों की ओर से मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। इस दौरान पूरी दुनिया ने महसूस किया कि भारत अमेरिका के रिश्ते एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, जिनके केंद्र में है भारतीय प्रधानमंत्री। मोदी का ये संबोधन किस तरह ऐतिहासिक रहा, इसकी वानगी ये है कि भारतीय पीएम के भाषण के दौरान 79 बार अमेरिकी सांसदों ने तालियां बजाई और 15 बार उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। यानी मोदी के सम्मान में संसद सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हुए और उनके विचारों के समर्थन में तालियां बजाने लगे। भाषण पूरा करने के बाद पीएम जब निकलने लगे तो अमेरिकी सांसदों ने उन्हें सेल्फी के लिए एक तरफ से घेर लिया। यही होड़ उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए भी थी। इसे एक विलक्षण दृश्य में कहा जाएगा जब किसी दूसरे देश के शासनाध्यक्ष के साथ सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने के लिए किसी देश के संसद लाइन में लगे हों। ये मोदी के देश से बाहर अति लोकप्रियता का प्रमाण है कि 1 घंटे के भाषण के पहले और बाद 15 मिनट भी प्रधानमंत्री के ही नाम रहे। मोदी जब सदन में के चैम्बर तक पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। अमेरिकी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए। मोदी जैसे जैसे पोडियम की ओर बढ़े वैसे वैसे तालियों का शोर तेजी होता गया। पीएम ने भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का उल्लेख किया तो पूरा हाल देर तक तालियों से गूंजता रहा। मोदी ने उन सफल अमेरिकियों की बात भी की जिनकी जड़ें भारत में हैं। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि उनमें से एक इस समय ठीक मेरे पीछे बैठी हैं। जो लोग ना केवल अपनी सीटों से खड़े हो गए बल्कि पीएम खुद भी तालियां बजाने लगे। कमला हैरिस अमेरिका की पहली अश्वेत दक्षिण एशियाई और महिला उपराष्ट्रपति हैं। जैसे ही मोदी ने कमला हैरिस का उल्लेख किया, पूर्व स्पीकर नैन्सी पॉवेल भी मुस्कुरा उठी और उन्होंने संसद सदस्यों रो खन्ना तथा राजा कृष्णमूर्ति की ओर देखा और गैलरी की उस ओर बैठे थे
दोनों भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद हैं। ये देखकर लगता है कि भारत में केवल ही नहीं मोदी का जादू है, बल्कि पूरे दुनिया में मोदी का जादू बढ़ रहा है। और इस बात का प्रमाण है कि कोई भी देश आतंकवाद से तालियां नहीं बजवा सकता, केवल उन्हें अपने भाषण, अपने विचारों और शांति प्रियता की बात तालियां बज सकती हैं। अब एसी चलाने वालों को रात में एसी चलाने पर देना होगा अधिक बिल। अप्रैल 2024 के बाद अगर आप गर्मी से बचने के लिए रात में एयर कंडीशन अधिक चलाते हैं तो आपको ज़्यादा बिल का भुगतान करना होगा। हालांकि दिन में बिजली का बिल कम आएगा, क्योंकि दिन में सौर ऊर्जा चलित बिजली की आपूर्ति की जाएगी। बिजली मंत्रालय की तरफ से तैयार किए गए नए बिजली टैरिफ को सरकार ने शुक्रवार को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके तहत दिन में बिजली की दर मौजूदा कीमत का 20% तक कम होगी, लेकिन रात में पीक आवर्स में बिजली की दर 10 से 20% तक अधिक होगी। इसके लिए बिजली के अधिकार नियमावली 2020 की आवश्यक संशोधन करते हुए दिन के समय टीओडी टैरिफ व्यवस्था को लागू की गई है। इस नई व्यवस्था के बारे में बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि इससे ग्राहकों को बिजली के बिल कम करने में मदद मिलेगी। सरकार के इस कदम के पीछे दो बड़ी वजह मानी जा रही हैं। पहला, देश में सौर ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित बिजली की मांग बढ़े। चूँकि सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन दिन में होता है, तो बिजली वितरण कंपनियां इससे बनी बिजली को खरीद दिन में ज़्यादा करेंगी। दूसरी वजह ये कि पीक आवर्स में ज़्यादा बिजली बिल आने की संभावना देखते हुए आम ग्राहक इस दौरान बिजली की खपत में किफ़ायत बरतेंगे। इसलिए ही इस व्यवस्था को लागू किया गया, ताकि एसी चलाने वाले जो विद्युत का जो उपयोग करें उनको ये पता रहे कि इसका अधिक हमें बिल देना होगा। यह न्यूज़ उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है जिनको हृदय गति बीपी की परेशानी रहती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के एक शोध में भ्रामरी प्राणायाम को बहुत ही लाभकारी बताया गया है। इसके मुताबिक प्रतिदिन 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करने से हृदय की गति नियंत्रित रहती है। ब्लड प्रेशर की समस्या में भी आराम मिलता है। एम्स के चिकित्सकों ने ब्लड प्रेशर के 70 मरीजों पर एक शोध किया। मरीजों को 35-35 के 2 बराबर समूह में बांटा। एक समूह को धीरे धीरे सांस लेने को कहा गया, वहीं दूसरे समूह को भ्रामरी प्राणायाम कराया गया। शोध से पहले दोनों समूह के सभी सदस्यों का ब्लड प्रेशर, बीपी और हृदय गति परिवर्तनशीलता HRV की जांच की गई। 5 मिनट तक भ्रामरी प्राणायाम के बाद फिर से बीपी और HRV की जांच की गई तो HRV में काफ़ी सुधार पाया गया, जबकि बीपी के स्तर में भी सुधार की संभावना बनी। चिकित्सकों ने कहा है कि यदि मरीज नियमित रूप से लंबे वक्त तक 5 मिनट के लिए भ्रामरी प्राणायाम करता है तो HRV और बीपी की काफ़ी सुधार आएगा। शोध से जुड़े डॉक्टर बणु ने बताया कि धीमी सांस लेने वालों को अक्सर दिल से जुड़ी बीमारियां जकड़ लेती हैं। विदेश में शोध में सामने आया कि 1 मिनट में 12 से 20 सांस छोड़ने वाले स्वस्थ होते हैं। 6 से इससे कम बार सांस छोड़ने का अभ्यास हो जाए तो भविष्य में दिल से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा टल सकता है। ये इस जो है प्राणायाम को करने से हृदय गति और बीपी वाले पेशेंट को फ़ायदा मिल सकता है। इसलिए हम सभी ऐसे रोगियों से निवेदन करेंगे कि इसको वो नियमित रूप से करें।